दोस्तों 40 डिग्री टेम्परेचर है और ट्रेन का भीड़ देख लीजिए कुछ इस प्रकार का है। और ट्रेन के बाथरूम में देखिए कितने सारे लोग सफर कर रहे हैं। और ये है जनसेवा एक्सप्रेस जो सहरसा से चलती है, अमृतसर के पंजाब तक जाती है। बाथरूम में कितने लोग हैं बैठे हुए? पूर्णिया से आ रहे हैं। और बाथरूम में कितने लोग हैं बैठे हुए? गर्मी लग रहा है कि नहीं? 10 लोग। नमस्कार, मैं अजय कुमार। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? आपको यह नहीं लगता कि भारतीय रेल के ज़्यादातर डिब्बे भारत की भयंकर गरीबी के सच्चे प्रतिनिधि हैं? भेड़ बकरियों की तरह भारतीय रेल में ठूंसे गए इन लोगों की हैसियत भारतीय लोकतंत्र में सिवाय एक वोट से ज़्यादा कुछ भी नहीं लगती है। यह अंबानी, अडानी और तमाम अमीरों की तरह करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टियों को तो देते नहीं हैं, इसलिए इनकी कोई औकात नहीं है। इनके वोट के सिवाय ये मरे या जिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो को देखकर इस तरह के तमाम ख्याल मन में आते हैं। इस वीडियो को मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप भारतीय रेल के साथ आम आदमी की दुर्गति का क्या रिश्ता है, उसकी तरफ अपना ध्यान लगा पाएं। आपका ध्यान भारतीय रेलवे के व्यवस्थागत कमियों की तरफ, सिस्टमैटिक कमियों की तरफ जाए। सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण कर आर्टिकल 40 नाम के वेबसाइट पर पेशे से शिक्षक और रिसर्चर अनिकेत अगा की एक रिपोर्ट छपी है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारतीय रेलवे की सच्चाई को वंदे भारत और बुलेट ट्रेन की चमक दमक भरे नारों से नहीं समझा जा सकता है। साल 2015 का भारत सरकार का आंकड़ा बताता है कि हर दिन भारत में तकरीबन 23 लाख लोग रेल से सफ़र करते हैं। नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में, मतलब साल 2014 से लेकर के 2023 के बीच, भारतीय रेलवे में यात्रियों की संख्या में 32% का इजाफा हुआ है। अगर भारतीय रेलवे के डिब्बों में भेड़ बकरियों की तरह जनता ठुसी हुई है तो इसलिए क्योंकि सेकंड क्लास सीट और बर्थ की संख्या साल 2013-14 के मुकाबले साल 2022-23 में 13% कम कर दी गई है। साल 2014 में रेलवे के टोटल सीट में सेकंड क्लास सीट की संख्या की हिस्सेदारी 85% थी। यह साल 2023 में घट करके 72% हो गई है। इन सीटों की संख्या को कम करके 2014 के पहले के मुकाबले एसी क्लास की सीटों में बढ़ोतरी की गई है। अब आप बताइए कि जिस भारतीय रेलवे को भारत के गरीबों की गाड़ी कहा जाता है, उस रेलवे में भारत के गरीब कैसे ढंग की यात्रा कर सकते हैं? जब नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में दैनिक मजदूरी कम होती गई, महंगाई बढ़ती गई, वेतन नहीं बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, क्या ऐसी दशा में जब खान पान और रहने का इंतजाम ही नहीं हो पा रहा हो, वैसी दशा में एसी क्लास में ट्रेन की यात्रा कोई करेगा? और वो गरीब व्यक्ति करेगा? अब थोड़ा किराए वाले पहलू पर देखिए। भारतीय रेलवे के यात्री किराया में 10 साल में 108% का इजाफा हुआ है। साल 2014 के मुकाबले स्लीपर क्लास में यात्रा करना साल 2021-22 में 4 गुना महंगा हुआ है। साल 2014 में अनारक्षित सीट पर बैठने वाले प्रति किलोमीटर प्रति रेलवे यात्री से स्लीपर क्लास मेल में सेकंड क्लास ऑर्डिनरी यानी जनरल डिब्बे का किराया 14 पैसा बनता था। वह साल 2021-22 में बढ़कर के 21 पैसा हो गया है। 1000 किलोमीटर की यात्रा पर सेकंड क्लास ऑर्डिनरी यानी जनरल डिब्बे पर पहले कितना खर्च आता था और अब कितना खर्च आएगा, इसे आप खुद जोड़ लीजिए। कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर एक ग्राफ शेयर किया है जो यह बताता है कि 1300 किलोमीटर की यात्रा करने पर स्लीपर क्लास में साल 2014 में 442 रुपये का किराया लगता था। अब यह बढ़कर के 541 रुपए हो गया है। साल 2016 में मोदी सरकार में रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने मिशन रफ्तार की घोषणा की थी। कहा था कि साल 2021-22 तक मेल और एक्सप्रेस ट्रेन की औसतन रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी। वो वंदे भारत और बुलेट ट्रेन को याद कीजिए, जो कहा जाता है वो सारी बातें। मगर सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें केवल 0.1 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ोतरी हुई है। साल 2015-16 में मेल और एक्सप्रेस ट्रेन की औसत रफ्तार 50 किलोमीटर 900 मीटर प्रति घंटा थी। साल 2021-22 में बढ़कर के 51 किलोमीटर प्रति घंटा हुई है। मतलब केवल 100 मीटर प्रति घंटे की जो औसतन बढ़ोतरी हुई है वह महज 100 मीटर की हुई है। सरकारी कामकाज की जांच परख करने वाली संस्था सीएजी का विश्लेषण बताता है कि साल 2012-13 में
1000 किलोमीटर की यात्रा करने पर एक ट्रेन से औसतन 19 घंटे 52 मिनट लगते थे और साल 2019-20 का आंकड़ा बताता है कि यही जो समय है 1000 किलोमीटर की यात्रा करने में 19 घंटे 47 मिनट लगता है। मतलब किसी भी तरह की कमी नहीं आई है, मामला जस का तस बना हुआ है। इसी तरह से ट्रेन लेट लतीफ़ी के हाल देखा जाए तो इसमें भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। पहले के मुकाबले लेट लतीफ़ी ज़्यादा ही बढ़ी है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि साल 2008 से लेकर के 2019 के बीच में पंक्चुअलिटी में जो समय से आना जाना होता है वह 0.18% का सुधार हुआ है। अब रेलवे के थोड़े फाइनेंशियल स्थिति को भी देख लीजिए। साल 2000 में रेलवे 98 रुपये खर्च करके 100 रुपये की कमाई कर लेता था। साल 2013-14 में 93 रुपये खर्च करके 100 रुपये की कमाई कर लेता था। मगर नरेंद्र मोदी के काल में 2021-22 का आंकड़ा बताता है कि रेलवे ने 107 रुपये खर्च किए, तब जाकर के उसने 100 रुपये की कमाई की। अब रेलवे दुर्घटनाओं से जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं उसे समझ लेते हैं। द हिंदू में एक डेटा रिपोर्ट छपी है रेलवे दुर्घटनाओं को लेकर के, जो यह बताती है कि पिछले एक दशक से वैसी रेल दुर्घटनाएं जिसमें जान माल को नुकसान पहुंचता है, मतलब कुछ ऐसी भी होती है जिसमें जान माल को नुकसान नहीं पहुंचता है और कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें जान माल को नुकसान पहुंचता है। तो वैसी रेल दुर्घटनाएं जिसमें जान माल को नुकसान पहुंचता है उनकी साल भर की औसतन संख्या पिछले 10 साल से 80 है। मतलब हर साल तकरीबन 80 ऐसी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें जान माल को नुकसान पहुंचता है। पिछले साल उड़ीसा के बालासोर में रेलवे दुर्घटना घटी थी जिसमें तकरीबन 296 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। यह साल 2023 से पहले के 16 साल में जो रेलवे दुर्घटनाओं से मौत हुई है उसका सबसे बड़ा आंकड़ा है। साल 1990 के बाद से लेकर अब तक का आंकड़ा यह है कि 70% रेलवे दुर्घटना डिरेलमेंट यानी रेल की पटरियों से उतरने की वजह से हुई है। रेल की पटरियां जब टूटी फूटी होती हैं, उनकी वेल्डिंग ठीक से नहीं होती है, बीच में कहीं पत्थर फंसा होता है, ऐसे तमाम वजह होते हैं जिसकी वजह से रेल की पटरियों से चलती हुई रेलगाड़ी अलग चली जाती है। जानकार बताते हैं कि सरकार ने हर साल तकरीबन 4500 किलोमीटर रेल की पटरियों की मरम्मत का टारगेट रखा है। भारत में रेलवे का जाल को देखते हुए जितना बड़ा टारगेट रखना चाहिए था उसके हिसाब से यह बहुत ज़्यादा कम है। उसके बावजूद भी 4500 किलोमीटर रेल की पटरियों से काफ़ी कम रेल की पटरियों की मरम्मत हो पा रही है। रेल की पटरियों पर होने वाली रेलवे दुर्घटना के बाद दूसरा नंबर 55% रेलवे दुर्घटना रेलवे कर्मचारी की लापरवाही या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होने की वजह से हुई है। साल 2023-24 में रेलवे बजट के तहत सरकार ने 2,40,000 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया था। यह बात आंकड़ों से साबित होने के बावजूद कि सबसे ज़्यादा रेलवे दुर्घटना डिरेलमेंट की वजह से हुई है, रेलवे ट्रैक के रिन्यूअल पर रेलवे के जो बजट है, मतलब रेलवे ट्रैक का जो मरम्मत के लिए जो बजट रखा गया है वह केवल 7% आवंटित किया गया है कुल रेलवे बजट का। रेलवे की सिग्नलिंग में खराबी की वजह से 6% रेलवे दुर्घटना होती है। साथ में यह भी जोड़ लीजिए कि रेलवे के कर्मचारी की लापरवाही की वजह से जो 55% रेलवे दुर्घटना होती है उसमें से ज़्यादातर रेलवे के इक्विपमेंट के खराबी की वजह से दुर्घटना होती है, क्योंकि वो ऐसी दशा में जो रेलवे का स्टाफ होता है उसे काम करना पड़ता है, मैनुअली काम करना पड़ता है, तो उसमें रेलवे सिग्नलिंग की खराबी भी जुड़ी होती है। बालासोर और 17 जून को पश्चिम बंगाल में जो रेलवे दुर्घटना के पीछे भी एक कारण निकल के आ रहा है वह सिग्नलिंग की खराबी है। इस सिग्नलिंग की खराबी पर रेलवे बजट का महज 1% बजट आवंटन किया गया है। बताइए, जब इस तरह का बजट का आवंटन होगा, जब पैमाने ही छोटे रखे जाएंगे, तो किस तरीके से सुधार हो पाएगा ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अब आप खुद ही सोचते चले जाइए जो आंकड़े जो मैंने सब कुछ बताया है, और बताइए कि भारतीय रेल की जो सिस्टमैटिक खामियां हैं, क्या किसी रेलवे दुर्घटना में दुर्घटना स्थल पर रेल मंत्री के पहुंच जाने भर से खत्म हो जाएंगी? आपका जवाब होगा कि अगर ऐसा होता है तो यह महज रेल मंत्री का अपना फोटो खिंचवाने और प्रचार करने से ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा जाएगा। नई नवेली एनडीए की सरकार में फिर से रेल मंत्री बने अश्विनी वैष्णव रेलवे दुर्घटना के स्थल पर जा करके यही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग उन पर कटाक्ष करते हुए लिख रहे हैं कि रेल मंत्री तो भाई रील मंत्री बन चुके हैं। मामला यह है कि 17 जून को त्रिपुरा के अगरतला से बंगाल के सियालदेह आ रही कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हो गई।
पश्चिमी बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी का रंगापानी हाल्ट पर कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी। तभी अचानक इस रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी ने पीछे से आकर टक्के मार दी थी। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत और 60 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। आप सब जानते हैं कि इससे ज़्यादा ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े दिए जाते हैं वो कम ही दिए जाते हैं। यह रेलवे दुर्घटना क्यों हुई, इसके कारणों का शिनाख्त करते हुए द हिंदू अखबार ने दस्तावेजों के आधार पर और रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सीनियर अधिकारी रह चुके हैं या जो वहाँ के अधिकारी हैं जिन्होंने बिना नाम बताए हुए कुछ बातें बताई हैं, उनके आधार पर लिखा है कि जिस रेलवे ट्रैक पर दुर्घटना हुई है उस रेलवे ट्रैक की सारी सिग्नल भारी बारिश और बिजली कड़कने की वजह से सुबह 5:50 पर ही खराब हो गई थी। रेलवे दुर्घटना 8:55 यानी 9 बजे के आसपास घटी थी। अगर सिग्नल बहुत पहले से खराब होती तो रेलवे का सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन विभाग उसे ठीक करवा चुका होता। और यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है, अगर भारी बारिश से और बिजली से रेलवे का सिग्नल खराब हो जा रहा है, इसका मतलब उसको मरम्मत पहले ही करना चाहिए था, उसमें कुछ खराबी होगी इसलिए वो खराब हो गया। और वो मैंने आपको बताया कि सिग्नलिंग पर कितना खर्चा होता है, कितना कम खर्चा किया जाता है। जब सिग्नल खराब हो जाता है तो उस समय स्टेशन मास्टर के पास यह अधिकार होता है कि वह लिखित में ट्रैवल अथॉरिटी जारी कर ट्रेन के ड्राइवर को अधिकार दे कि अगर रास्ते में रेड सिग्नल भी दिखाई दे तो वह उसे पास कर सकता है। इसी आधार पर रंगापानी के स्टेशन मास्टर ने मालगाड़ी के ड्राइवर के लिए ट्रैवल अथॉरिटी 912 लिखित में जारी की थी। मतलब आगे किसी तरह की रुकावट नहीं है, ड्राइवर आगे बढ़ सकता है। यही ट्रैवल अथॉरिटी कंचनजंगा एक्सप्रेस के लिए भी जारी की गई थी। मगर सवाल यह भी बनता है कि आखिरकार कंचनजंगा एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर क्यों रुकी हुई थी? क्या जो रेलवे ट्रैक है उसकी मरम्मत की जानी थी? और भी कई संभावनाएं आप सोच सकते हैं। और सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब ट्रैवल अथॉरिटी जारी की जाती है तो नियम यह है कि अच्छे मौसम में रेल की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बुरे मौसम में रेल की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मालगाड़ी का चालक मालगाड़ी को 45 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्यों चला रहा था? आधिकारिक तौर पर भी रेलवे बोर्ड ने यही बात कही है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने स्पीड रिस्ट्रिक्शन के नियमों का उल्लंघन किया है, इसी वजह से यह दुर्घटना घटी है। मगर इसके बावजूद भी अभी डिटेल्ड छानबीन होने बाकी है और उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। और जो सच्चाई होती है ऐसी स्थिति में जानकार कहते हैं कि वो सार्वजनिक नहीं हो पाती है, क्योंकि उसे छिपा लिया जाता है ताकि जो रेलवे विभाग है उस पर धब्बा ना लगे, उससे सवाल ना पूछा जाए। इस रेलवे दुर्घटना के कारणों का शिनाख्त करने पर 2-3 बातें जो खुलकर सामने आ रही हैं वो तो वही है, पहले सिग्नलिंग सिस्टम पहले से ही कमज़ोर होगा, जब बारिश आई और बिजली चमकी तो खराब हो गई। दूसरा, जब रेलगाड़ी ट्रैक पर खड़ी थी तो स्टेशन मास्टर ने इजाज़त क्यों दे दी? तीसरा, भाई आखिरकार क्यों वहाँ पर रेलगाड़ी ट्रैक पर खड़ी थी, क्या वजह था? और मालगाड़ी के ड्राइवर ने रेलगाड़ी तेज क्यों चलाई? इस तरह की खामियां क्यों हुई? इसका जवाब तो मिल चुका है और कुछ जवाब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुन लीजिए। वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती हैं कि साल 2014 के बाद से जो बड़े रेल हादसे घटे हैं उनकी लिस्ट देती हैं। 26 मई 2014 गोरखधाम एक्सप्रेस 25 लोगों की मौत, 50 से ज़्यादा घायल। 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस 150 लोगों की मौत, 150 से ज़्यादा घायल। 18 अगस्त 2017 पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस 23 लोगों की मौत, 60 घायल। 23 अगस्त 2017 कैफियत एक्सप्रेस 70 घायल। 13 जनवरी 2022 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस 9 लोगों की मौत, 36 घायल। 2 जून 2023 बालासोर रेल हादसा 296 लोगों की मौत, 1000 से ज़्यादा घायल। 17 जून 2024 कंचनजंगा एक्सप्रेस 15 लोगों की मौत। इस देश में पहले रेल हादसों की नैतिक जिम्मेदारी ली जाती थी, लेकिन आज हिंदुस्तान का रेल मंत्री बना हुआ है। रेल मंत्री कुछ वक्त पहले कवच प्रणाली के फायदे समझा रहे थे। कल हुए हादसे में कहां गया कवच? बालासोर जैसे बड़े हादसे होने के बाद बहुप्रचारित कवच सुरक्षा का 1 भी किलोमीटर क्यों नहीं जोड़ा गया है? 10 साल में रेल आवागमन का सबसे असुरक्षित साधन क्यों बन चुका है? वो कहती हैं, सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं।
रेलवे में लोको पायलट के करीब 20.5%, सहायक लोको पायलट के 7.5% खाली हैं और लोको पायलट पर काम का दबाव होता है जिसके चलते चूक होती है। और यहाँ पर भी यही दिख रहा है, ड्राइवर लोको पायलट के काम के दबाव या उसने किस तरीके से रेलवे की स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी होगी जब उसे कम चलाना था। और ट्रेन की इतनी किल्लत है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,70,00,000 यात्री वेटिंग लिस्ट होने की वजह से यात्रा ही नहीं कर पाए। तो ये थी आपकी पूरी कहानी, जो रेलवे की भारत में जो दुर्दशा है उसकी पूरी कहानी बतलाती है हर चीज का हर पहलू पर। अंत में चलते चलते बस इतनी बात समझिए कि भारत में तकरीबन हर रोज 20,000 ट्रेनें चलती हैं और तकरीबन 8,000 से 12,000 स्टेशन हैं। तो इसको भी संभालना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर भी सरकार जो है, कोई भी सरकार हो या कोई भी मंत्रालय हो, उसके जटिलता को भी समझना चाहिए। शुक्रिया।